और उस टेबल फॉर्मेशन में हमने पंच महाभूत के जितने तत्व हैं, पांच हैं, उनकी प्रकृति, उनके गुण अवगुण को जानने का प्रयास किया था। अगर उस टेबल को मैं एक बार रिवाइज करूं तो आप देखिए सबसे ऊपर जो पहला लिखा हुआ है वो है गुण और प्रकार, यानी कौन सी तत्व की क्या प्रकृति होती है। तो पहले कॉलम में हमने प्रकृति ही लिखा था, तो पृथ्वी का प्रकृति क्या होता है? भारी। जल का प्रकृति क्या होता है? शीतल होना। अग्नि का क्या होता है? उष्ण। वायु अनिश्चित होता है और आकाश निश्चित होता है। उसी हिसाब से इनके गुण होते हैं। जब हमने गुण की बात की थी तो हमने कहा था कि पृथ्वी में क्या होता है? वजन और एकजुटता, क्योंकि हमारे शरीर में जितने मांसपेशियां हैं, तंतु हैं, हड्डियां हैं, वो पृथ्वी का प्रतीक है। जल, रक्त, वाटर, जो कंटेंट हमारे शरीर में होता है वो जल तत्व होता है। अग्नि, पित्त हमारे शरीर का अग्नि होता है, गर्म और प्रसार। वायु यानी गैस, गति, और आकाश फैलाव देता है। ये इनके गुण होते हैं। कलर के हिसाब से पीला, सफेद, लाल, नीला, भूरा, काला, इस तरह से होता है। आकार के हिसाब से हमने बात किया था। तो आज जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें बात करना है वो है, एक तो मैंने चक्र का जिक्र किया था कि चक्र है पृथ्वी का मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र। उसके बाद जो हमने शरीर में जो उनका कार्य है उसके हिसाब से उनकी स्थिति और कौन सी बीमारियां बनती है, किस हिसाब से बनती है, उस पे हम चर्चा करेंगे। आज कोर्स में हमने बात किया था कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। प्राण वायु में 5 होते हैं, अपान, प्राण, समान, उदान और व्यान। ग्रह के बारे में हमने बात की थी और दिशा, ये सारी चीजें हमने बात की थी। तो इसको संक्षेप में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। इसका पहला मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक बताता हूं, फिर उसको समझने का शुरू करेंगे और उससे फिर धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। गीता में ये श्लोक लिखा हुआ है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे न त्वम सोचुत महर्षि। यानी इस सृष्टि का निर्माण प्रक्रिया, पंच महाभूत इस सृष्टि की प्रक्रिया में से आविर्भूत होते हैं। कल आविर्भाव का मीनिंग किसी ने पूछा था। आविर्भाव का मीनिंग होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति होना, किसी चीज की उत्पत्ति होना आविर्भाव कहलाता है। अब ये एक प्रक्रिया है आविर्भाव का, और वो पंचभूत से ही सृष्टि की आविर्भाव हुआ। तो एक प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम जैसे आकाश तत्व, आकाश का मतलब क्या होता है? फैलाव, आपकी ब्रॉड थिंकिंग, बड़ी सोच। अगर एक इंसान के रूप में हम उसको देखें तो बड़ी सोच, बड़ी थिंकिंग, जिसमें क्षमा करने की शक्ति हो, जिसमें सहन करने की शक्ति हो, जो विजनरी हो, उसमें आकाश तत्व ज्यादा होता है। तो आकाश तत्व कहां से बनता है? नाद से, नाभि से। और इसलिए जब तंत्र मात्रा हमने कॉलम में लिखा हुआ तो वहां देखोगे आकाश तत्व के नीचे नाभि लिखा हुआ है। आकाश किससे बनता है? वायु से। आकाश का जो आध्यात्म है क्या है? कान, यानी सुनना और बोलना आकाश तत्व का मेन काम है। स्पर्श और विद्युत की तरह तरंगों को सुनना उसका मुख्य कार्य है। तीसरा अग्नि, जो तेज होता है। नेत्र उसका आध्यात्म है, यानी बेस है। रूप उसका विषय है और सूर्य उसका प्रेरक तत्व है, इसलिए इसका कलर लाल होता है, जो आपने कॉलम में देखा होगा। जल, रसना, स्वाद सब
जिस कॉलम में गंध स्वाद लिखा हुआ है ना, उसमें देखोगे आप आकाश तत्व जो क्या कहते हैं, जल तत्व में रस और स्वाद लिखा हुआ है, और चंद्रमा इनके अधिदेव होते हैं। पांचवा होता है पृथ्वी। गंध लिखा हुआ कॉलम में देखो आप, गंध और वायु, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसी पर हमारा शरीर टिका हुआ है, और हम अपने जीवन का गंतव्य या मंजिल तक जो रास्ता है, इन्हीं पंच महाभूतों से तय करते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों के गुण और अवगुण हमारे व्यवहार के अनुकूल, हमारे भोजन के अनुकूल बढ़ते हैं और घटते हैं, और इसी को हम रोग कहते हैं। और उसी का निराकरण करना उसका उपचार कहलाता है। इसका मतलब क्या है? शरीर ही ब्रह्मांड है, और पिता ही आगे जाके पुत्र बनता है। ये क्या मतलब हुआ? ह्यूमन बॉडी इज अ रेप्लिका ऑफ यूनिवर्स, और मनुष्य की या जीव जंतु की या प्राणी मात्र की ये संकल्पना है, चरित्र है कि अपना जैसा कॉपी वो बनाता है। और इसी से मतलब होता है पिता ही पुत्र है। जो आज पुत्र है वो कल पिता बनेगा, और जो पिता है वो कल परपिता बनेगा। तो ये सृष्टि की संरचना है, ये चलता रहता है। हम पंच महाभूत पे बात कर रहे थे, तो हम पंच महाभूत पे बात करेंगे, और इसका डिटेल में आज बात करेंगे कि ये क्या है, इससे क्या समझ में आता है, ताकि केवल उसके पंच महाभूत को समझ के हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। पंच तत्व और स्वास्थ्य का क्या संबंध है? जैसा हमने पढ़ा, जो ठोस है वो पृथ्वी है। जो ठोस है, हमने कॉलम में भी लिखा हुआ, जो ठोस है, भारी है, वो क्या है? पृथ्वी तत्व है। जो दल है, जल है, तरल है, वो क्या है? द्रव्य है, वो जल तत्व है। जिसमें उष्मा है, ऊर्जा है, तेज है, वो क्या है? अग्नि तत्व है। जिसमें प्रवाह है, वो क्या है? वायु तत्व है। और जिसमें समस्त छिद्र है, वो क्या है? आकाश तत्व। अब समस्त शरीर का संचालन, कार्य कुशलता इन्हीं पंच तत्वों से होती है, और इसलिए हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध इन्हीं पंच तत्वों से है। जब इन पंच तत्वों में संतुलन बना रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब ये पंच तत्व असंतुलित होता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अब मसला ये है कि ये पंच तत्व संतुलित कैसे होता है और असंतुलित कैसे होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। संतुलन क्या है, ये जान लेना आवश्यक है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना भी आवश्यक है कि हमारे शरीर में किस तत्व का क्या अनुपात है। जल तत्व लिख ले आप। जल तत्व 72%, वाटर 72%, पृथ्वी अर्थ 12%, वायु एयर यानी ऑक्सीजन 6%, अग्नि फायर 4%, 4, और आकाश 6%। सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाता है 100%। अब इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यानी का आकार सब, वो क्या है? आकाश तत्व। जिस आकार सब का है वो है आकाश तत्व। जो सर्वाधिक गतिशील है शरीर में वो क्या है? वायु। अब आजकल जो जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें सभी का पंच तत्व बिगड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारी जीवन शैली और हमारी विकृति भोजन।
यानी विरुद्ध आहार, हम जो खाना खाते हैं वो हमेशा हमारे प्रकृति के विपरीत होता है। पानी का कम सेवन करना, रसीले फल और सलाद का कम सेवन करने से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा भोजन करने से हमारे शरीर में क्या होता है, पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। आजकल हर कोई मोटा होता जा रहा है। ज्यादा तला भुना खाना खाने से, सूखा खाना खाने से, ज्यादा पका हुआ खाना खाने से हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है। छोटे छोटे कमरों में अपने आप को फिक्स रख के मोबाइल से चिपका लेने से, अपने आप को सीमित कर लेने से, स्वयं में सीमित हो जाने से क्या होता है, आकाश तत्व कम हो जाता है। खुली हवा का सेवन न करने से हमारे शरीर में वायु तत्व कम हो जाता है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अब ऊपर जो चीजें मैंने बोली है, अगर आप उसको ध्यान दोगे तो हम सब में इन सब चीजों की समस्या है और इसीलिए हम सब अस्वस्थ हैं। कोई आज ये नहीं कह सकता कि मैं 100% स्वस्थ हूं। और जो अस्वस्थ होता है, जिसमें यह संतुलन होता है, उसी को रोगी कहते हैं, को रोग कहते हैं। तो हम अग्नि तत्व से शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें असंतुलन उत्पन्न होने से रोग कैसे उत्पन्न होते हैं। अग्नि तत्व, ये असंतुलन से उत्पन्न होने वाले रोग जो हैं, शरीर में क्या होता है, अग्नि तत्व के असंतुलन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। त्वचा, कहते हैं ना, ड्राई स्किन हो गया है, त्वचा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, हार्पिस, पेट में गर्मी बढ़ने से अम्लपित्त यानी एसिड बढ़ जाता है, छाती में जलन होने लगती है, बवासीर, फिशर आदि रोग, बीपी बढ़ जाता है, बुखार तेज आने लगता है, बहुत गुस्सा आता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ गया हमारे शरीर में, असंतुलन हो गया। यही अग्नि तत्व अगर कम हो जाए तो क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम लग जाता है, हमें साइनस की समस्या हो जाती है, हमें अस्थमा का रोग हो जाता है, निमोनिया का रोग हो जाता है, मानसिक रोग और अवसाद के शिकार हो जाते हैं, ऊर्जा की कमी हो जाती है, हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, हम लो बीपी के शिकार होने लगते हैं, हमारा भोजन का पाचन ठीक नहीं रहता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म रेट बिगड़ जाता है और इस सब वजह से फैट जमा होता है और उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। तो अब आप ये देखो कि केवल अग्नि तत्व अगर असंतुलित हो जाए तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती, कितनी बीमारी होगी केवल अग्नि तत्व के असंतुलित होने से। अब हम आते हैं वायु तत्व पे कि अगर वायु तत्व का असंतुलन हो जाता है तो क्या हो जाएगा। किसी भी अंग पे, किसी भी जगह अगर वायु एकत्रित हो जाए, आपको उस जगह पे दर्द शुरू हो जाएगा। वहां ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्स्टेकल यानी बाधा उत्पन्न हो जाती है और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। अब मैंने क्या कहा, जहां पर वायु एयर एकत्रित हो जाएगा तो क्या होगा, रक्त संचार रुक जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, तो वहां पे आपको दर्द होने लगेगा। अब ये दर्द कैसा होता है, आपके घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा, साटिका हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाएगा, हार्ट में दर्द शुरू हो जाएगा, हृदयघात, लकवा, पोलियो, पेट दर्द, ये सारी चीजें वायु बढ़ जाने से, एक जगह इकट्ठे हो जाने से शुरू हो जाता है।
यही अगर कम हो जाए तो क्या होगा? श्वास रोग, मानसिक तनाव, निराशा, स्ट्रेस, स्मरण शक्ति, मेमोरी लॉस। वायु का संबंध अग्नि से भी है, तो अग्नि मंद पड़ जाएगा, यानी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। तो वायु कम हो जाने से आपके मानसिक और स्नायु तंत्र के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो खुली हवा में घूमना, एक्सरसाइज करना, आपका जो घर है, जो कमरा है, उसका सही वेंटिलेशन होना बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं आकाश तत्व पे। अगर आकाश तत्व आपके शरीर में असंतुलित हो जाए, ये जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं, अगर आप उस टेबल मैंने जो लिखवाया, ये सारे लक्षण आपको उसमें मिल जाएंगे। आकाश तत्व के असंतुलित होने से क्या होता है? आकाश तत्व से क्या आता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और अगर ये असंतुलित हो जाए तो आपकी बोलने में समस्या होने लग जाएगी। आपको स्पीच थेरेपी लेना पड़ जाएगा। गले का रोग, कफ रोग, कान का दर्द, सुनाई कम देना, टिनाटाइटिस, कानों के समस्त रोग, बच्चे तुतलाने लगते हैं, साफ साफ नहीं बोल पाते हैं, कईयों के आवाज बैठ जाते हैं, आवाज नहीं निकलता है, छोटे बच्चे देर से बोलते हैं। कई विधवा आप देखते होंगे, कई लोग आपके पास आते हैं, ये 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का भी बोलता नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसके आकाश तत्व की या तो ज्यादा है या बहुत कम है। कई दफा तो बाय बर्थ बच्चे गूंगे पैदा हो जाते हैं। थायराइड का रोग इसकी वजह से होता है। और अगर आकाश तत्व कम है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। जोड़ों के बीच में गैप आकाश तत्व की कमी होने से होता है। कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी आकाश तत्व के कम होने से होता है। आकाश तत्व के कम होने से अगर आप जो प्रकृति में जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है, हम स्वार्थी बन जाते हैं, हमारे में सहनशीलता की कमी हो जाती है, हमारे अंदर मैत्री भाव का स्वभाव खत्म हो जाता है, हम सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो जाते हैं जो हमेशा खुद के बारे में सोचता हो। अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व अगर असंतुलित हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? आपका मोटापा बढ़ने लगेगा और मोटापे से संबंधित सारे रोग होने लग जाएंगे। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, शरीर में भारीपन हो जाएगा, उदासी हो जाएगी, आप तामसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, बात बात पे चिढ़ने लगेंगे, बच्चों को मार पिटाई करने लगेंगे, वाइफ से झगड़ने लग जाएंगे, घर में हर किसी से आप झगड़ा करते रहेंगे। ये सब क्यों होता है? जब आपका पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। अगर वो पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, आप एनेमिक हो जाएंगे, आप दुर्बलता के शिकार हो जाएंगे, आपके हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, विटामिन पदार्थों की कम हो जाएगी, हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होने लगेगा। अगर गर्भावस्था में ऐसा सिचुएशन है तो आपका बच्चा कमजोर पैदा होगा। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बच्चों का कद का ना बढ़ना, बालों का झरना, बालों का जल्दी सफेद हो जाना, सर्दी जुकाम, अस्थमा, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, हर्निया जैसे रोग पृथ्वी तत्व के कमी हो जाने से होता है। अब हम आते हैं जल तत्व पे। अगर जल तत्व में असंतुलन हो या बढ़ जाए या कम हो जाए तो उस केस में क्या हो जाता है? अंगों में पानी का भर जाना, उदारमय, इंग्लिश में उस रोग को नाम को कहते हैं ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी। फेफड़ों में पानी भर जाना, प्लूरिसी। मस्तिष्क में पानी भर जाना, मेनिंजाइटिस, नाम सुना होगा आप लोगों ने। टखनों में पानी भर जाना, फाइलेरिया। मोच आना, शरीर में सूजन होना,
नाक व आंख से पानी बहने लगना, ये सब जल तत्व के बढ़ने से होता है। अगर जल तत्व का कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, त्वचा में सूखापन आ जाता है, त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हाथ पैर एरिया होठ फटने लग जाते हैं। जिसके होठ फट रहे हो इसका मतलब है उसके शरीर में जल तत्व की कमी है। त्वचा जिसका हार्ड हो जाए, कोमलता की कमी हो जाए, तो समझ लो झुर्रियां पड़ रही है, तो उसके अंदर दाग धब्बे हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, उसका बॉडी डिहाइड्रेट है, उसको हाइड्रेट करने की आवश्यकता है। गुस्सा बहुत आना, रिप्रोडक्शन जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाना, जो किडनी है या यूरिनरी है उसमें पथरी का बनना, ये सारी चीजें जल तत्व के कमी होने से होता है। अब इन 5 तत्वों का संतुलन बनाना सीखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक, कारण एक, निदान एक, क्योंकि ये पंच तत्व में ही सब कुछ सीमित है। अब वर्तमान समय में इसको ठीक करने के लिए पता नहीं हम करोड़ों का दवाई खर्च करते हैं। बीपी का मतलब एक आया था जिसमें कहा गया कि 48,000 करोड़ रुपए की एक साल में भारत में बीपी की गोली खपत है। अब 48,000 करोड़ रुपए बीपी की गोली हम खाते हैं साल भर में भारतवासी, और किसी का बीपी ठीक नहीं होता। लगभग 1 लाख करोड़ का डायबिटिक मेडिसिन हम खाते हैं, किसी का डायबिटीज ठीक नहीं होता। चलिए इन सब पे चर्चा तो हम बाद में करेंगे। अब रोगों को अगर हम देखें अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्टों में, तो मुख्य तौर पे रोग जो होते हैं उसके 7 हिस्से होते हैं। पहला क्या है? सहजन्य रोग, हेरिडिटरी रोग, यानी माता पिता से ट्रांसफर हुआ रोग। कुष्ठ, अर्श, प्रमेह, शुगर, इस तरह की रोग क्या है? ट्रांसफर रोग होता है माता पिता से। गर्भजन्य रोग, पैदाइश बाय डिफॉल्ट जो रोग होता है वो क्या होता है? माता के कुपोषण या गलत आहार विहार से होने वाला रोग। कुबरापन, पंगत्व, पिंगला यानी अपाहिज या हार्ट में छेद या इस तरह की जो चीजें होती है वो गर्भ के समय माता का सही से भोजन नहीं होना, कुपोषण होना, उनका जीवन शैली ठीक नहीं होना। जताजन्य रोग यानी मिथ्या आहार, भूखे प्यासे या अधिक खाने से होने वाले रोग। एक्सीडेंटल और ट्रॉमेटिक रोग यानी पीड़ाजन्य रोग, चोट, हड्डी का टूट जाना, प्रहार से, क्रोध से, ज्यादा शोक से, भय से जो मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ रोग होते हैं कालजन्य रोग यानी समय के हिसाब से होने वाले रोग, जैसे शीत, गर्मी, वर्षा आदि में उत्पन्न होने वाले रोग। जनरली आप देखते होंगे कि अप्रैल के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में इन्फेक्शियस डिजीज आता है, और इसी 2 महीने में नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे का संबंध धर्म से कम स्वास्थ्य से ज्यादा होता है। 9 दिन व्रत रखने का मतलब है आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, और आने वाले 6 महीने जो मौसम बदल रहा है उसके लिए आपने अपने शरीर को प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है? आप स्वस्थ रहते हो। उसके बाद क्या होता है? प्रभावजन्य रोग। आपने अपने माता पिता के प्रति गलत व्यवहार रखा, आपने अपने गुरु का
आज्ञा का उल्लंघन किया या चीटिंग किया, या आपने किसी आम इंसान का जिसका कोई दोष नहीं है आपने उसको प्रताड़ित किया, ऐसे रोग को प्रभावजन्य रोग कहते हैं। उसके बाद है स्वभावजन्य रोग, जैसे भूख प्यास, वृद्धावस्था, बाल्यकाल के जो रोग होते हैं वो स्वभावजन्य रोग होते हैं। अब देखो वायु जो है उसके 5 जो हमने कॉलम में भी लिखा, प्राण वायु, उदान वायु, इससे संबंधित जितने रोग हैं मैं एक बार उसका चर्चा कर देता हूं। प्राण वायु, जिस तत्व में आपने प्राण वायु लिखा हुआ है तो उस तत्व, वो तत्व जिस इंसान के अंदर ज्यादा होगा उसको किस तरह का रोग होगा? सिर से संबंधित, सिर में दर्द हो रहा है, कंठ ग्रीवा से संबंधित रोग, उसकी बुद्धि, हृदय, मन और इंद्रिय, धमनी को जो धारण करते हैं उसको उस तरह की दिक्कतें आने लगती है। जैसे उसको ज्यादा थूकने की आदत होगी, उसको छींकने की आदत होगी, सांस लेना छोड़ना, खाना खाएगा वो खाएगा नहीं, निगलेगा, इस तरह के प्राण वायु जिसके प्रॉब्लम होता है उस तरह का। जिसका उदान से संबंधित जो होता है उसमें क्या होता है? उदान का निवास स्थान कहाँ है? हृदय, कंठ से नाभि तक का संचरण, उसका कर्म क्या है? बोलना, उद्यम करना, ऊर्जा, बल, वर्ण, बुद्धि, धैर्य, स्मृति, क्रियाशीलता आदि कर्म, और इसी से संबंधित रोग होंगे। व्यान जो है उसका निवास हृदय से पूरे शरीर में संचरण का है, उसका कर्म क्या होता है? शरीर के अंगों में गतिशीलता लाना। तो आप जाके देखोगे तो ये वायु तत्व में मिलेगा आपको। अंगों का प्रसारण, पलकों का बंद करना खोलना, उबासी लेना, अच्छे बुरे रसों का अनुभव करना, पसीना, रक्तस्राव, गर्भाधान, इस तरह की चीजें व्यान में आता है। समान वाले को एक साथ क्या होता है? जठराग्नि उद्दीप्त कराती है। इसका कर्म क्या है? अमाशय, छोटी आंत में वातादि दोष, मलो शुक्रो जल का वहन करता है। इसकी सहायता से पाचन, यानी पूरा 3 जो हमने पढ़ा था, अच्छा अभी आपने पढ़ा नहीं, मैंने दूसरी क्लास में पढ़ाया था, उसको अभी हम पढ़ेंगे। अपान पे आते हैं। अपान का स्थान क्या है? श्रोणि में। इससे क्या होता है? ये इसका कर्म क्या है? मल मूत्र वीर गर्भ निकालने आदि की क्रिया करना इसका कर्म में आता है। अब अगर केवल वायु तत्व में हम लें तो वायु तत्व में 80 रोग आते हैं। अब रोग जैसे आपका नाखून फट जाता है, कई लोगों का आपने देखा होगा नाखून क्रैक हो जाता है। पैरों में दर्द रहता है, पैरों में सुनापन रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, साटिका, कमर दर्द, बौनापन, पीठ में अकड़न, इस तरह के जितने रोग हैं, इस तरह के 80 रोग हैं जो होते हैं। जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं उनमें शरीर का गठन रूखा, कटा कटा, दुबला पतला, होठ का पटना, अंग का सख्त होना, नसों में उभार, सर्दी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, उनका रंग काला हो जाता है। इस तरह की चीजें मुख्य तौर पे जो वात प्रवृत्ति से लोग हैं, इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो से वो प्रभावित होते हैं। अब जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं इसमें भी 40 से ज्यादा रोग होते हैं। अब पित्त प्रवृत्ति के लोगों में क्या होता है? इनका जो हमने बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होने की वजह से, या अग्नि तत्व के असंतुलन की वजह से, या तामसिक भोजन ज्यादा करने की वजह से यह तत्व आता है। इसमें क्या होता है? दुर्गंध, पसीना, पीलिया रोग, मुंह से दुर्गंध, बदबूदार वायु,
ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, कभी कभी चक्कर आ जाना, मूर्छा छा जाना, ये सारी चीजें बहुत, ये पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो होते हैं। अब देखो क्या है कि हमने पंच तत्व को पढ़ा है, पंच तत्व को 2 दिन में हमने पढ़ा। इसमें अगर हम आकलन करते हैं तो शरीर पूर्णतः पंच तत्व से निर्मित है, पंच तत्व से पोषित है और पंच तत्व से निष्कासित है। पाचन, पोषण और निष्कासन, ये तीनों प्रक्रिया तभी संभव है सही तरीके से जब हमारा पंच तत्व बैलेंस हो। अब इतनी बातें जो हमने की है वो इसलिए की है कि हमें आइडिया हो कि किस इंसान के शरीर में कौन से तत्व की कमी है, तो उसको उस तत्व के हिसाब से हम उसकी डाइट, हम उसकी चिकित्सा करें, ताकि प्राकृतिक चिकित्सा को जो नियम है, एक रोग एक कारण एक निदान, उसको हम फॉलो कर सके। क्यों? क्योंकि सबकी प्रकृति हमने पढ़ ली, सबका गुण दोष हमने पढ़ लिया, सबकी खासियत हमने पढ़ ली, सबकी। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लो कि पृथ्वी तत्व, जिस इंसान के अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है या पृथ्वी तत्व जनित लोग हैं जिनमें पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है, ज्यादातर वो लोग कौन होते हैं? अगर हम राशि के हिसाब से देखेंगे, इतना राशि और ज्योतिष में मैं नहीं गया हूं क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि कोई भी इंसान जिसके अंदर पृथ्वी तत्व की अधिकता है, तो आप सामान्य तौर पे उसकी राशि क्या होगी? या तो वृष राशि का होगा, या तो कन्या राशि का होगा, या वो मकर राशि का होगा। अब देखो ये हमने कैसे पढ़ लिया? हमने क्या देखा? पृथ्वी तत्व का ग्रह कौन सा है? बुध। राशि कितने होते हैं? 12। 12 राशि में से इन 3 राशियों का बुध से गहरा संबंध है। अब देखो टेबल मैच कर रहा है। हमने कहा कि जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक होगा वो किस तरह के राशि वाले लोग होंगे? या तो उनकी राशि वृष होगी, या कन्या होगी, या मकर होगी। अब मकर, कन्या और वृष राशि का गहरा संबंध बुध से है, और पृथ्वी का ग्रह कौन सा है? बुध। देखो अपने आप मैचिंग हो गई। जो पृथ्वी तत्व वाले लोग होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, वो सुंदर होते हैं, वो साहसी होते हैं, उनमें आत्मविश्वास होता है। लेकिन उनकी कमजोरी क्या होती है? उनमें बड़ा घमंड होता है, बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। लेकिन वो अच्छे प्रबंधक होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, बड़े बाकुपट होते हैं। तो अब आप ये देखो कि एक छोटी सी बात अगर कॉलम से हमने निकाला पृथ्वी तत्व, और हमने पृथ्वी तत्व की बात की, तो कितनी सारी बातें निकल के आ गई। उस इंसान की चरित्र हमारे सामने आ गया, उस इंसान की प्रकृति हमारे सामने आ गई। तो जब हम ये समझ लेंगे एक इंसान का, तो उसकी चिकित्सा और उसके साथ जो हम कम्युनिकेशन है उसी हिसाब से करेंगे। और जब हम उसी हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो चिकित्सा है वो फलीभूत होगा, उसके ऊपर बड़ा ही प्रभावकारी असर होगा हमारे चिकित्सा का। इसलिए इस पंच तत्व के मूल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर इस पंच तत्व का मूल का ज्ञान हमारे पास है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आज मैं कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, मोटे तौर पे ये हमने चर्चा कर लिया है कि भाई इस तरह से ये चीजें होती है। अब जो हम थोड़ा सा चर्चा करना है 5 मिनट का, एक चक्र का टेबल हमने बनाया था। टेबल में वो चक्र के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि वो चक्र क्या है। पृथ्वी तत्व के बारे में 7 चक्र होते हैं, लेकिन हम उस 5 के बारे में बात करते हैं। हमने पृथ्वी के लिए लिखा हुआ टेबल में मूलाधार चक्र। अब
मूलाधार चक्र कहाँ स्थित होता है, वो इमेज के हिसाब से आप देखोगे। मूलाधार का अर्थ होता है अस्तित्व का आधार, इसलिए मूल को केंद्र माना गया है। और मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व तथा हमारी से इसका सीधा संबंध है। इसका प्रतीक 4 दला कमल, तो इसके उसमें हमने देखा होगा कि आप देख तो उसमें चौकोन लिखा हुआ है। अब यहीं से आप मिला लो, वो चक्र के हिसाब से है। चौकोन जो हमने लिखा टेबल में वो चक्र के हिसाब से है। अब इसके जो केंद्र में क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी तत्व का यंत्र क्या होता है, पीला, इसलिए हमने कलर में क्या लिखा हुआ है, पीला। अब इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये जब हम मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हैं तो पृथ्वी तत्व हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम सक्षम, शक्तिशाली, वाक्पटु, सक्षम, अच्छे प्रबंधक, किसी भी फील्ड में रहेंगे तो दक्षता हमारे अंदर होगी। इसलिए मूलाधार चक्र को प्रॉपर एक्टिवेट रखना और करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मूल केंद्र है, जड़ है, वहां से ही शरीर का वहन होगा या नव शरीर का हम निर्माण कर पाते। दूसरा था स्वाधिष्ठान चक्र, उसमें लिखा हुआ। अब मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुली ऊपर अगर मेरुदंड के पास आप जाएंगे, उसके ठीक पीछे स्वाधिष्ठान चक्र होता है। इसका जो जल तत्व है, इसका सीधा संबंध किससे है, जल तत्व से है। ये खस दलीय कमल पुष्प के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए इसका जो कोणासन हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, षटकोण। इस तरह के जो इंसान होते हैं उसमें हमने क्या लिखा हुआ, भोग के अभिलाषी होते हैं, यानी भोगी इंसान होते हैं। इसका ध्यान केंद्र में वायु होता है, इसमें प्राणमय कोश होता है, जो आपने टेबल में लिखा हुआ। इस तरह से हम चक्रों से इसका कोरिलेशन करते हैं पंच तत्व का। उसके बाद क्या है, मणिपुर चक्र। ये क्या आता है, नाभि के ठीक नीचे मेरे नाभि को ही एक तरह से मणिपुर चक्र कहते हैं। इसका सीधा संबंध किससे है, अग्नि तत्व से। इस चक्र को 10 दलों वाले कमल रूप में चित्रित किया जाता है, और कमल के मध्य में अग्नि तत्व होने के कारण इसका कलर के उसमें आप जाओगे तो क्या होता है, लाल। इसके आकार में आप जाओगे तो इसका आकार क्या होता है, त्रिभुजाकार। इस तरह के लोग बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इच्छा शक्ति वाले होते हैं, शासन करने की क्षमता होती है इसमें इनमें, और पाचन तंत्र इसी चक्र से नियंत्रित होता है। मनुष्य का जन्म इसी चक्र से नियंत्रित होता है, नाभि से। उसके बाद है अनाहत चक्र। इसका केंद्र वक्ष स्थल के पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र स्थित होता है। इसका सीधा संबंध वायु से है, ये वायु इसका स्पर्श प्रतीक है। ये षटकोणीय आकृति का होता है। इस तरह के इंसान निस्वार्थ प्रेम होता है, भाईचारा, सहनशीलता की भावना विकसित होने लगती है, और सभी जीवों के प्रति निष्काम प्रेम होता है। तो जिसका अनाहत चक्र एक्टिवेट है वो इंसान स्वार्थ विहीन होता है, वो दिव्य प्रेम से ओतप्रोत होता है। तो उसको भेदन कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट होता है लास्ट जो है विशुद्धि चक्र। ये गर्दन तथा कंठ के पीछे मेरुदंड में स्थित होता है। इसकी शुद्धि या शुद्धि का केंद्र है। 16 दल वाले बैगनी, इसका कलर में जाओगे तो बैगनी हमने लिखा हुआ, सफेद वृत्त का होता है। और इसका तत्व कौन सा होता है, आकाश। इसमें विवेक जागृत हो जाता है। उससे क्या होता है, आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, आपका विचार ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आप विजनरी होते हैं, बड़ी सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान नहीं देते हैं। इससे आप कलह से
दूर रहते हैं। आप में सत्य और असत्य को अंतर करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपका सीधा संबंध शब्दों से होता है। तो इस तरह इसको जागृत करने से आपकी नेतृत्व क्षमता जागृत हो जाती है। तो मोटे तौर पर इन चक्रों का भी पंच तत्व में समाहित है। तो अगर हम चक्रों का भी अध्ययन करेंगे तो उसका भी पंच तत्व में एक विशेष महत्व है, और उस हिसाब से भी हम चिकित्सा कर सकते हैं, जिसपे और डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। ये था आपका ये संक्षिप्त परिचय है। इस पर मूल चक्राज में हम नहीं जाना है, ना हमें चक्र हमारे सब्जेक्ट में है। तो एक संक्षिप्त परिचय है कि पंच तत्व का जो एरिया है इतना ब्रॉड है कि अगर पंच तत्व को आप समझ लेते हो तो प्राकृतिक चिकित्सा समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये है पंच महाभूत पंच तत्व का चैप्टर। अब इसमें से कोई सवाल है तो आप सब पूछ सकते हैं, अन्यथा कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जी, आप सब में से अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को। आज की ऑनलाइन क्लास नेचुरोपैथी जो आपका 5 एलिमेंट पंचमहाभूत पर लगातार चल रही है 2 दिन से, उस पर आज जो है समापन किया गया है, टॉपिक समापन हुआ है और बहुत ही सहजता पूर्वक आसान भाषा में, एक सामान्य भाषा में जो विश्लेषण और प्रशिक्षण चल रहा है, बिल्कुल घर बैठे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कह लीजिए कि एक कहीं न जा करके विदाउट कन्वेंस यूज किए हुए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए हुए आप जो है घर बैठे ऐसे चिकित्सा कोर्स को करके अपना करियर, बहुत ही उम्दा करियर बना सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो विदाउट लाइसेंसिंग वर्क करती है, यानी इसके लिए किसी भी आपको लाइसेंस या अनुमति की जरूरत नहीं है। यह आपकी प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि प्रकृति से हमारा शरीर है, प्रकृति से हम हैं और प्रकृति से ही हमें उपचारित करना है। तो आप खुद बताएं कि हम जल, अग्नि, वायु, चुंबक, आकाश, इनसे हम चिकित्सा करने के लिए हमें किसकी अनुमति की जरूरत है? नो एनी परमिशन नहीं। आप ऐसी चिकित्सा के माध्यम से आप सीख करके उसकी विधि, उसका कॉन्सेप्ट, उसका तरीका आपको अनुभवी चिकित्सकों द्वारा ऋषिकुल योग पीठ में, ये ऑनलाइन शिक्षण में आपको जो भी जानकारी प्रदान की जा रही है, नॉलेज आपको दी जा रही है, वह आपके लिए एक बहुत ही, कह लीजिए, मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय में। जो आप कहीं न कहीं आप स्वयं में अपना बोर्ड लगाकर अपने नाम से आप प्राकृतिक चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं हमारी संस्था आपको आने वाले समय में प्रदान भी करेगी, क्योंकि हमारी संस्था प्रगतिशील संस्था है जो लगातार प्रयास जारी है कैसे प्राकृतिक चिकित्सा को और अच्छे स्तर पर आपको उपलब्ध कराया जाए। तो उस पर आप लोगों के लिए संस्था काम कर रही है। बस यही गुजारिश है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा का जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है उसे बहुत ध्यानपूर्वक
आप ग्रहण करें, ज्ञानार्जन करें, निश्चित आपका करियर बनेगा, आप एक सफल प्राकृतिक चिकित्सक बनेंगे। धन्यवाद। आज की ऑनलाइन प्रशिक्षण में यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू।